आज हम लोग लोकपाल के टॉपिक पर दूसरी क्लास में आज बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने लोकपाल के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी और आपको याद होगा वहां पर हमने बताया था कि भारत में लोकपाल संस्था का विकास किस तरह से हुआ। आपको याद होगा हमने ये बताया था कि विश्व में लोकपाल जैसी संस्था जिसे हम ओम्बुड्समैन कहते हैं वो स्वीडन में 1809 ईस्वी में विकसित हुआ था। उसके बाद विश्व के अन्य देशों में धीरे धीरे यह विकसित होता गया और भारत में पहली बार यह चर्चा 1960 में आया। भारत की संसद में 1960 में यह पहली बार चर्चा में आया कि भारत में भी ओम्बुड्समैन जैसी एक संस्था होनी चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मीमल सिंघवी ने ओम्बुड्समैन की जगह पर भारत में लोकपाल जैसे संस्था के गठन का प्रस्ताव दिया। फिर धीरे धीरे जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया 1966 में तो उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि भारत में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए इस तरह की एक संस्था होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हुए आपने देखा कि कई वर्षों तक भारत में लोकपाल विधेयक बार बार लाया गया लेकिन वो पारित नहीं हो सका। अंततः लोकपाल विधेयक के लिए और लोकपाल की स्थापना के लिए एक जबरदस्त संघर्ष हुआ 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, और उसके बाद भारत की तत्कालीन सरकार के ऊपर यह दबाव आया कि वह भ्रष्टाचार जैसी समस्या के निवारण के लिए अन्य संस्थाएं जो पहले से मौजूद हैं उनके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के लिए एक प्रस्ताव लाए। और उसी के तहत 2013 जिसको हम लोकपाल लोकायुक्त बिल 2013 कहते हैं, लोकपाल लोकायुक्त बिल 2013 जो पारित हुआ और 1 जनवरी 2014 यानी 1 जनवरी 2014 को लोकपाल लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ और ये एक्ट में परिवर्तित हो गया और अंततः 16 जनवरी 2014 को लोकपाल लोकायुक्त विधेयक को लागू कर दिया गया, यानी लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है ये लागू हो गया। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी कि लोकपाल के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं जहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लोकपाल की जो संस्था है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी लोकपाल के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि लोकपाल संस्था का जो संगठन है, लोकपाल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन कौन लोग आते हैं और उनकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है। तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर के अलावा अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, ये भी एक लंबी प्रक्रिया के तहत इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ अपॉइंटमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, सर्च कमेटी है, इन सब तरीकों से गुजरते हुए जो लोकपाल और लोकपाल संस्था के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। इनके टर्म और ऑफिस के बारे में भी हम संक्षिप्त जानकारी आपको यहाँ पर देंगे, लेकिन इन सभी वीडियोस को सही समय पर और सही तरीके से देखने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा आपको सलाह है। और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कमेंट भी करिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, और इसके अलावा आप अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए। बाकी पूरी मेहनत से हम अपने सारे थॉट्स और इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एमपीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको जानकारियां मिलती रहेगी। आपको इस पर पूरा भरोसा रखिए और विश्वास कीजिए। आज जिस तरह से हम यहाँ पर बात करने के लिए चर्चा करना चाहते हैं वो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल। तो अब ये बात तो आपके दिमाग में अच्छी तरह आ गई होगी कि लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 और इसमें एक अमेंडमेंट भी आया, छोटा सा अमेंडमेंट हुआ 2016 में, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2016। तो एक्ट में क्या संशोधन हुआ और लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 क्या है वो धीरे धीरे जब हम ये पूरे टॉपिक आपको कंप्लीट करा देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो आज इस क्लास में लोकपाल के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के अलावा उनकी नियुक्ति तथा उनके टर्म और ऑफिस के बारे में देखते हैं। अगली क्लास में हम उनके जुरिस्डिक्शन और उनमें जो कमियां हैं लोकपाल संस्था में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए लोकपाल जो संस्था है
इसके बारे में जब हम कल आपसे चर्चा कर रहे थे तो हमने लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि लोकपाल संस्था जिसका गठन फॉर्म्ड ऑन 19 मार्च 2019, 19 मार्च 2019 को ये फॉर्म हुआ। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ इसमें एक तो लोकपाल होते हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर में एक चेयरमैन होते हैं जिनको लोकपाल भी कह सकते हैं हम लोग, और इनके अलावा दो तरह के मेंबर्स होते हैं इनमें। एक जो 4 मेंबर होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं और 4 मेंबर होते हैं वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। मैंने इसीलिए इससे पिछले वीडियो में ही आपको उनके नाम भी बता दिए थे कि आपको पता रहे कि जब हम लोकपाल की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है। तो जब लोकपाल की बात करेंगे तो एक मेंबर नहीं, लोकपाल एक पूरी संस्था है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही लिखा गया है कि मल्टी मेंबर बॉडी है ये, यानी कि ये बहुसदस्यीय संस्था है, मल्टी मेंबर बॉडी, जिसमें एक चेयरपर्सन है और 8 मेंबर हैं। तो जैसे ही आप कल के वीडियो को देखेंगे ये आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, हाँ ये सही बात है, एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर। और फिर उसमें हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जुडिशियल मेंबर एंड नॉन जुडिशियल मेंबर। तो अब उनकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, उन्हीं लोगों को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है जो या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हों। फॉर्मर चीफ जस्टिस यानी कि पूर्व जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड होने चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस अगर हैं तो उनको नियुक्त किया जा सकता है, या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए कोई सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए कोई जज भी हो सकते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, या फिर रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, यानी जो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए और जज के रूप में वो पूरा अपना कार्यकाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिताया लास्ट में, तो वो भी हो सकते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं। इनके अलावा एक व्यवस्था इसमें की गई है कि इनके अलावा एन एमिनेंट पर्सन with impeccable integrity and outstanding ability, having a special knowledge and expertise, minimum 25 years in the matter relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance, banking and management। ये जो चीज है इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कभी कभी जैसे जजेस की संख्या तो वैसे ही कम रहती है, तो इसलिए ये व्यवस्था इसमें की गई एक्ट में कि भाई कोशिश तो यही रहेगी कि चेयरपर्सन जो चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो नहीं हो सकते तो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, ठीक, फॉर्मर रिटायर्ड फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, फॉर्मर यानी कि रिटायर्ड जो पहले जज थे। लेकिन एक तीसरा प्रावधान ये किया गया कि अगर ये भी नहीं हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई एमिनेंट पर्सन यानी कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी इंटेग्रिटी, जिनकी सत्यनिष्ठा, जिनकी देश के प्रति जिनकी जो समर्पण है वो इम्पिकेबल है, यानी त्रुटिहीन है, यानी उनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार या कोई आरोप नहीं लगा, उसी को बोलते हैं इम्पिकेबल। इम्पिकेबल इंटेग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, और उनमें बहुत दक्षता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और 25 साल से ज्यादा का कार्य का अनुभव होना चाहिए, मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। किन क्षेत्रों में ये एक्सपीरियंस हो सकता है? तो एंटी करप्शन पॉलिसी को लागू करने में हो सकता है, विजिलेंस यानी विजिलेंस के क्षेत्र में हो सकता है, फाइनेंस में क्या है तो इंश्योरेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों में 25 साल या इससे ज्यादा के अनुभव रखने वाले व्यक्ति को भी लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहां पर आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि लोकपाल के चेयरपर्सन बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जब हम चेयरपर्सन के लिए व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें किन लोगों में से उन्हें निकालना है, एक बात। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द मैक्सिमम 8 मेंबर्स, मैंने ऊपर ही लिख दिया था एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर होते हैं। अब यहां पर आपके पास 8 मेंबर आपको चाहिए, तो 8 मेंबर जो आपको चाहिए
तो उनमें से हाफ विल बी द जुडिशियल मेंबर। अब यानी पिछली क्लास में आपने अच्छे से हमारे उस वीडियो को देखा है तो बिल्कुल याद होता जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे क्या होंगे, जो 4 मेंबर होंगे जुडिशियल मेंबर हैं, इसीलिए मैंने 4 जुडिशियल मेंबर के नाम भी आपको बता दिए थे कल की क्लास में। दिलीप बाबा साहब भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, और चौथी जो सीट है वो वैकेंट है, वो मैंने बताया था। अब किसी की नियुक्ति हो जाती तो आपको ध्यान रखना है। तो 4 जो मेंबर रहेंगे वो जुडिशियल मेंबर रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 8 मेंबर हैं इनमें से मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। इनमें से आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के या ओबीसी के या माइनॉरिटीज के या महिलाओं से हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो मेंबर्स हैं इनमें से जो है आपने सारे मेंबर्स जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी से चुन लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो इनके जो जुडिशियल मेंबर्स हैं, ये जुडिशियल मेंबर्स में भी आधे मेंबर यानी 50% जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज और वुमेन से होने चाहिए। तो ठीक है, ये भी चुन लिया। तो इससे क्या होगा, सभी संप्रदायों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट से भी हो जाएगा, एसटी से भी होगा, ओबीसी भी होगा, माइनॉरिटीज से भी हो जाएगा और महिलाओं से भी हो जाएगा। आप अगर इन पर नजर डालेंगे तो आपको इन सभी कम्युनिटी से व्यक्ति मिल जाएंगे। जैसे जुडिशियल मेंबर में मैंने बताया था आपको दिलीप बाबा साहब भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी वुमेन कैटेगरी से हो गए। नॉन जुडिशियल मेंबर की बात करेंगे, जैसे आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल मेंबर हो गए अपने पास 4, इसके अलावा नॉन जुडिशियल मेंबर, ठीक है। अब पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि ये जो जुडिशियल मेंबर अगर बनाएंगे तो उनके लिए क्या योग्यता होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि जुडिशियल मेंबर 4 रहेंगे, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी जो हमारे देश में जो विभाजन है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और वुमेन के आधार पर, तो सभी कम्युनिटीज को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो ये 4 तो रहेंगे, ये क्लियर है। आइदर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके लिए ये योग्यता निर्धारित है कि या तो फॉर्मर जज होना चाहिए, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज होने चाहिए, या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो फॉर्मर, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है फॉर्मर हमेशा लगा रहेगा। फॉर्मर यानी कि रिटायर्ड, यानी कि पहले रहे हो जुडिशियल मेंबर। तो इस तरह से 4 मेंबर अपने हो गए जुडिशियल। अब आगे बढ़ते हैं नॉन जुडिशियल मेंबर। फिर वही बात, नॉन जुडिशियल मेंबर कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। हमने इसलिए पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि भाई 4 आपको याद भी रहेगा। कौन कौन नॉन जुडिशियल मेंबर हैं अभी प्रेजेंट में, तो दिनेश जैन साहब हैं, अर्चना राम सुंदरम हैं, महेंद्र सिंह हैं और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। ठीक, लोकपाल तो चेयरपर्सन है, वो तो नाम आपको पता ही है, पिनाकी चंद्र घोष हैं जो कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं। तो रिटायर्ड जज ऑफ मतलब चीफ जस्टिस नहीं बल्कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है पिनाकी चंद्र घोष चेयरपर्सन है। तो अब देखिए आपको ये भी पता चल गया कि हमारे अगर चेयरपर्सन को नियुक्त करना है उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, जुडिशियल मेंबर को नियुक्त करना है उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, और नॉन जुडिशियल मेंबर जो है वो 4 रहेंगे। लेकिन वो कौन हो सकते हैं, अब ये नॉन जुडिशियल है तो देखिए इनमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, कोई प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए विथ इम्पिकेबल इंटेग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी विथ मिनिमम 25 ईयर एक्सपीरियंस इन एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस में जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो नॉन जुडिशियल वाले जो मेंबर होंगे वो कहां से आएंगे, कोई प्रमुख व्यक्ति, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको इन क्षेत्रों में यानी विजिलेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में या फिर एंटी करप्शन पॉलिसी के सेक्टर में उनको 25 साल या उससे ज्यादा का अनुभव है, उन्हें भी नॉन जुडिशियल मेंबर
के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इनकी संख्या अधिकतम होगी 4। तो जुडिशियल मेंबर, नॉन जुडिशियल मेंबर और चेयरपर्सन, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये कहां से आएंगे, ये बात आपको पता चल गया तो अब आपके लिए काम हो गया आसान। अब आप देखिए इनका टर्म और ऑफिस क्या रहेगा। इनका टर्म और ऑफिस रहेगा बहुत आसान है, आप याद रख सकते हैं। लोकपाल जो चेयरमैन रहेंगे या चेयरपर्सन होंगे और जो इनके मेंबर होंगे, इनका 5 साल का कार्यकाल रहेगा, 5 इयर्स। और जो एज रहेगी अधिकतम वो 70 साल की एज तक ये जो है अपने पद पर रह सकते हैं, अप टू द एज ऑफ 70 इयर्स और द 5 इयर्स ऑफ टेन्योर। 5 साल का कार्यकाल या फिर 70 साल की आयु, जो भी पहले हो तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, उसके बाद ये इस पद से रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस तरह से टर्म और ऑफिस हो गया। अब सबसे मेन बात ये आती है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्योंकि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना आसानी से नियुक्त नहीं होते। अब आपको इसके पीछे भी बता दें कि भाई 2014 में आपको याद होगा कि जो लोकपाल एक्ट है, लोकपाल अधिनियम, ये 1 जनवरी 2014 को इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी और 16 जनवरी 2014 को इसे लागू भी कर दिया गया था। लेकिन लोकपाल की नियुक्ति जो है ये होते होते लगभग 4.5 या 5 साल लग गया। अब इस बीच में कुछ चीजें हुई, जैसे सर्च कमेटी बनी, है ना, जैसे सर्च कमेटी का गठन बनाया गया। सर्च कमेटी बनी जाकर के 2018 में, 2018 में जाकर के ये सर्च कमेटी बनाई गई। मतलब बहुत लंबा समय लगा। और यानी कहने का मतलब है कि इसकी अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, वो भी इतनी आसान नहीं है। उसको उस नियुक्ति की प्रोसेस में काफी समय लगता है और बाकी जो सरकार की लापरवाही रही वो तो अलग ही बात है। अब देखिए अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो है ये चेयरपर्सन और मेंबर, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, ये तो ठीक है। अच्छा, ये जो संस्था है लोकपाल, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है, केवल संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति की सहमति से ये जो है तैयार हुआ है, तो इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरपर्सन होंगे, यानी जो लोकपाल के प्रमुख होंगे चेयरपर्सन, और जो मेंबर्स होंगे उनकी नियुक्ति होगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करेंगे, वो डिपेंड रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी उनको नाम बताएगी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग आते हैं। अब देखिए सिलेक्शन कमेटी में जो है ये नाम आते हैं, एक तो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होंगे। उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे, प्रधानमंत्री। फिर आएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है इसके एक मेंबर होंगे। पहले प्रधानमंत्री, चेयरपर्सन सिलेक्शन कमेटी के, फिर लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो हो गए। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। फिर आ गए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, जो लोकसभा में जो विपक्षी दल के जो नेता होंगे वो इसमें रहेंगे एक मेंबर के रूप में। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भी इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहेंगे। लेकिन मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इसके मेंबर अभी फिलहाल बहुत व्यस्त हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ए जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। और ये तो हो गए कि भाई अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आ पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, एक अपने वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी जज को, तो वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन इनके अलावा एक प्रसिद्ध न्यायविद, एक प्रसिद्ध एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी इसमें शामिल होंगे। जैसे पिछली बार जो है मुकुल रोहतगी जो है एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो थे वो बनाए गए थे, मुकुल रोहतगी, है ना, जो काफी प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट हैं, और उनको भी इसका जो है सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया था। तो सिलेक्शन कमेटी समझ गए आप लोग कि सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर राष्ट्रपति जो है वो लोकपाल यानी कि चेयरमैन ऑफ लोकपाल और मेंबर्स को जो है अपॉइंट करेंगे। लेकिन ये जो है सिलेक्शन कमेटी भी एक कमेटी पर डिपेंड रहती है, उसका नाम है सर्च कमेटी।
सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी के रिकमेंडेशन पर निर्भर करती है। अब ये सर्च कमेटी जो है ये एक नई चीज आ गई कि सर्च कमेटी का काम क्या होगा, तो ये विभिन्न व्यक्तियों की सूची में से कुछ व्यक्तियों के नाम को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। किस लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, तो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल एंड द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सर्च कमेटी होगी ये एक सूची बनाएगी, एक लिस्ट बनाएगी कि ये जो व्यक्ति हैं ये व्यक्ति चेयरपर्सन के लिए उपयुक्त हैं और ये व्यक्ति जो हैं ये जुडिशियल मेंबर के लिए उपयुक्त हैं, ये नॉन जुडिशियल मेंबर के लिए उपयुक्त हैं। तो इस तरह से एक सूची के निर्माण का काम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो बनाई गई जो सर्च कमेटी होती है उसके द्वारा होता है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि सर्च कमेटी जो है इसका काम केवल इतना है कि ये बहुत सारे व्यक्तियों में से चेयरपर्सन, नॉन जुडिशियल और जुडिशियल मेंबर्स के लिए नामों की सूची तैयार करके सिलेक्शन कमेटी को भेजेंगे। और ये सर्च कमेटी बनाते कौन है, तो ये सिलेक्शन कमेटी ही बनाती है। इसमें मदद करते हैं, ये देखिए एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का एक मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक विभाग है डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो ये डिपार्टमेंट जो है ये लोकपाल सर्च कमेटी के लिए ये एक नामों की सूची तैयार करता है। ये काम डीओपीटी का है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का है कि वो एक नाम की सूची बनाए, लंबी चौड़ी सूची होगी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। इनका काम ये रहता है कि वो ऐसे लोगों की सूची बनाए जो इंटरेस्टेड हो, यानी कि लोकपाल संस्था में चेयरपर्सन बनने के लिए या मेंबर्स बनने के लिए, जुडिशियल मेंबर या नॉन जुडिशियल मेंबर बनने के लिए लोगों की एक विस्तृत सूची का निर्माण डीओपीटी के द्वारा होता है। और डीओपीटी ये जो नामों की सूची है ये किसको भेज देते हैं, ये भेज देते हैं सर्च कमेटी को। सर्च कमेटी जो है ये उन नामों में से क्या करते हैं, कुछ नाम को बेहतर जो नाम होते हैं उनको निकाल लेते हैं और उन नामों को भेज देते हैं कहां पर, ये भेज देते हैं सिलेक्शन कमेटी के पास। वैसे तो सारे जो व्यक्ति हैं जो डीओपीटी के द्वारा निकाले जाते हैं वो सब एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन उन नामों में से कुछ लोगों का नाम सर्च कमेटी के द्वारा तय किया जाता है और वो भेज दिया जाता है सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी जो होता है जरूरी नहीं है जो सर्च कमेटी ने जो नाम दिए हैं उनको वो माने ही, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर लें या ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर से कुछ नामों की सूची मंगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी और डीओपीटी इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इनकी पूरी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को समझ पाएंगे। ठीक, स्पष्ट हो गई बात यहाँ पर। तो डीओपीटी क्या काम करेगा, जो ऐसे लोगों की एक सूची तैयार करेंगे जो कि लोकपाल में चेयरपर्सन और मेंबर्स बनने के लिए इच्छुक हैं, और वो सूची जो जाएगी है वो सर्च कमेटी के पास जाएगी। सर्च कमेटी उनमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट करके भेज देगी सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी जो है इसका आपने देख ही लिया, इसका कंपोजिशन क्या रहता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई जज भी हो सकते हैं, और इनके अलावा एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से लोकपाल सर्च कमेटी बनती है जो नाम चुन करके सिलेक्शन कमेटी को भेजती है। सिलेक्शन कमेटी जो है उन नामों में से कुछ नामों को तय करके और फिर राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति जो है उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। तो इस तरह से बनता है लोकपाल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब लोकपाल के लिए जो सर्च कमेटी बनी थी ये बनी थी सितंबर 2018 में। क्योंकि अभी जो लोकपाल है, लोकपाल के चेयरपर्सन या लोकपाल जो संस्था है ये हमारे देश में पहली लोकपाल संस्था यानी फर्स्ट टाइम बनी है ये। तो पहला जो सर्च कमेटी बना था ये बना था सितंबर 2018 में, और इनको लीड कर रहे थे रंजना प्रकाश देसाई
जो कि सुप्रीम कोर्ट जज थी, उन्होंने इनको लीड किया था। और इनकी सर्च कमेटी के, ये जो सर्च कमेटी थी, इनके ही शॉर्ट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति को नाम सुझाया और फिर उनकी नियुक्ति हुई। तो इस प्रकार से लोकपाल संस्था का गठन होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या चीज जानने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर आपको मौका मिल जाता है कि लोकपाल संस्था जो है, यानी लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 और उसमें संशोधन 2016 के बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो लोकपाल स्ट्रक्चर: चेयरपर्सन, 4 जुडिशियल मेंबर, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर। उनके लिए योग्यता क्या होगी, ये मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। फिर इनका अपॉइंटमेंट क्या हो, कैसे होगा, तो उसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखिए: सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी और डीओपीटी। ठीक, ये 3 स्टेप हो गए इसमें। और अल्टीमेटली इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और टर्म एंड ऑफिस क्या होगा, तो टर्म एंड ऑफिस होगा इनका टर्म, यानी कि 5 साल के लिए सेवा के लिए, और 70 साल की आयु तक ये रह सकते हैं। जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स क्या हैं, उनकी सीमाएं यानी लिमिटेशंस क्या हैं, और उनमें सुधार के क्या उपाय सुझाए गए हैं। इनके बारे में हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।